नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में जुलाई मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया 10 से लेकर 13 जून 2024 को, और ये था 75वां। ठीक है, कौन से नंबर का था ये? 75वां। और हरदम हम मनाते हैं 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार आचार संहिता थी तो औपचारिक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो इस कारण 10 से लेकर 13 जून को ये स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया है। तो याद रखने लायक है कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए इसमें 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस बेनेवलेंट फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं, और उत्सव फंड के अंदर 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ आवंटित करने की घोषणा भी की है। तो ये किस अवसर पर किया है? राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस समारोह के अंदर इन्होंने ये घोषणा की है। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह, तो ये आयोजित किया गया है 5 जून 2024 को। कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। ठीक है, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम पूछ सकता है कि कहाँ पर आयोजित किया गया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो ये आयोजित किया गया जयपुर के झालाना में स्थित है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पर। यह राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह जो है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। तो 2 डिपार्टमेंट ने मिलकर इसको आयोजित करवाया है, राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम है इसको। पहला है प्रदूषण नियंत्रण मंडल और दूसरा है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। इसके अंदर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की भी घोषणा की गई है, और इसके अंदर 7 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो ये अभियान का याद रखिए नाम, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। कितने करोड़ पौधे लगाने हैं इसके तहत? 7 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है। तो समारोह के अंदर ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये लॉन्च की गई। इसके माध्यम से क्या होगा? जयपुर वासियों को मौसम की तर्ज पर वायु की जो क्वालिटी है इसके बारे में पूर्व में ही चेतावनी जारी कर दी जाएगी। तो प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए ये जो है प्रणाली विकसित की गई है, ताकि वायु की क्वालिटी, एयर क्वालिटी हमको पता चल सके। इस अवसर पर अलवर एवं कोटा जिले के लिए सोर्स अपोर्समेंट एंड एमिशन इन्वेंट्री रिपोर्ट भी जारी की गई है। कौन कौन से जिलों के लिए? अलवर और कोटा जिलों के लिए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट फोटो के लिए विपुल बालचंद्र है, इनको पहला इनाम दिया गया है। रितु शर्मा को दूसरा पुरस्कार दिया गया है, और रविंद्र चौधरी को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है फोटोग्राफी प्रतियोगिता के अंदर। नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति गठित की गई है। तो पहले राजस्थान में 33 जिले थे, 17 गहलोत सरकार में जोड़ दिए गए थे। तो इनके जो है इनकी समीक्षा की जाएगी इस गठित समिति के माध्यम से। तो 3 संभाग गठित किए थे और 17 जो है नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो इसके लिए जिलों के पुनर्गठन पर एक समिति का गठन किया गया है, और इसको 28 जून 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पूर्व IAS ललित के पंवार इसके अध्यक्ष होंगे। तो याद रखिए कि नए जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ललित के पंवार। तो जो पंवार समिति 19 जिलों और 3 संभागों को लेकर समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद्र बैरवा, इनके नेतृत्व में गठित है। मंत्रिमंडलीय उप समिति को ये रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रियल उप समिति है उसको ये रिपोर्ट पेश करेगी ललित के पंवार कमेटी। इस
कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, पीएचईडी मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी जी, राजस्व मंत्री है हेमंत मीणा जी और जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह रावत जी। इनको सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली जो है राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर 17 नए जिले बनाए थे और 3 नए संभाग बनाए थे। अब जो है पवार कमेटी इसको रिव्यू करेगी। तो याद रखिए, पवार कमेटी रिव्यू करेगी नए जिलों का। तो ये जो ललित के पवार है ये पूर्व आईएएस है और वसुंधरा राजे की पहली सरकार में जेडीसी, पर्यटन सचिव और अहम पदों पर ये रहे हुए हैं। दूसरे कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग का इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं ये ललित के पवार। नेक्स्ट है 1611 मिनट लगातार योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के इंद्रलोक सभागार के अंदर ग्रेटर नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इंद्रलोक सभागार में लगभग 1000 प्रशिक्षक, योगाचार्य, योग साधकों ने बिना रुके और बिना थके 1611 मिनट अखंड योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कहाँ पर बनाया गया है ये जयपुर के इंद्रलोक सभागार के अंदर बनाया गया है। अखंड योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर मेयर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर। इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि है डॉक्टर राजा मुकीम। इनके द्वारा ये जो है सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर सौम्या गुर्जर का नाम, इनका नाम याद रखिए। ये कौन है? ये है मेयर। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो राजस्थान में भाजपा को 14 सीट मिली है, कांग्रेस को 8 सीट मिली है। तो 18वीं लोकसभा के लिए करवाए गए आम चुनाव में राजस्थान की 25 जो लोकसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर, तो इसके अंदर से 14 पे कांग्रेस है और 8 पे है 14 पे बीजेपी है और 8 पे है कांग्रेस। ठीक है, इन चुनावों की मतगणना निर्वाचन आयोग के द्वारा कब की गई थी? 4 जून 2024 को जो है मतगणना की गई है। चुनाव का परिणाम क्या रहा? 14 बीजेपी ने, 8 कांग्रेस ने और इसके अलावा 2 और सीटें थी। एक है इसके अंदर भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी और सीपीएम, इन्होंने एक एक सीट जीती है। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2022 में तो 25 सीट में से 14 + 8 22 और 3 सीटें ये हो गई। एक तो हो गई भारत आदिवासी पार्टी, इसके बाद में आरएलपी और इसके बाद में सीपीएम। तो 3 सीटों पर जो है ये निर्दलीय, जो दूसरी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो है इन्होंने जीत दर्ज की है। भाजपा के वोट शेयर की बात करें तो 2019 की तुलना में 9.83% की कमी आई है और कांग्रेस का जो वोट शेयर है 2019 की तुलना में बढ़ा है 3.67%। तो बीजेपी को 49.24% यानी -9.83% यानी 2019 की तुलना में वोट मिले हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिले हैं 37.91%। ठीक है, तो बीजेपी को पिछली बार 2019 में 59.07% मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 34.24% वोट मिले थे। ठीक है, तो वोट शेयर किसका बढ़ा है? कांग्रेस का 3.67 से बढ़ा है। इसके अलावा बीजेपी का वोट शेयर घटा है 9.83% से। तो कौन कौन कहाँ से जीता है ये देख लेते हैं। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल जीते हैं। ठीक है, तो ये एमपी बने हैं, भीलवाड़ा से बीजेपी के हैं। कोटा से ओम बिरला बने हैं, बीजेपी के हैं। झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह बने हैं, बीजेपी के हैं। गंगानगर से बने हैं कुलदीप इंदौरा, कांग्रेस के हैं। चूरू से राहुल कसवा बने हैं, कांग्रेस के। झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला बने हैं, ये कांग्रेस से बने हैं। इसके बाद में बात करें भरतपुर से, तो भरतपुर से बनी है संजना जाटव, कांग्रेस की है। ठीक है, इसके बाद में करौली धौलपुर से बने हैं भजनलाल जाटव, कांग्रेस के हैं। दौसा से बने हैं मुरारीलाल मीणा, कांग्रेस के हैं। टोंक सवाई माधोपुर से हरीशचंद्र मीणा बने हैं, कांग्रेस से है। इसके बाद में बाड़मेर से उम्मेदाराम बेनवाल बने हैं, कांग्रेस के हैं। सीकर से अमराराम बने हैं। ठीक है, तो इनकी जो पार्टी है इनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, सीपीआई जिसको बोलते हैं, सीपीआईएम। नागौर से बने हैं हनुमान बेनीवाल, ये है आरएलपी के।
और बांसवाड़ा से बने हैं राजकुमार रौत, ये है बीएपी के, भारत आदिवासी पार्टी के। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सांसद जो विधानसभा सदस्य पहले थे या राज्यसभा सदस्य थे जो सांसद बने हैं वो कौन कौन है। तो 6 विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, जिनमें से कुल 5 कांग्रेस के 3 है, बीएपी का 1 है और आरएलपी का 1 है। इन्होंने जीत हासिल की है। अब देखिए कौन कौन जीता है। टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा सीट से कांग्रेस के हैं हरीश मीणा, ठीक है। तो ये पहले विधानसभा सदस्य थे और अब इन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, तो हरीश मीणा जीत गए। झुंझुनू सीट पर ब्रजेंद्र ओला जीत गए कांग्रेस के। दौसा सीट से मुरारीलाल मीणा जीत गए, कांग्रेस से एमपी बन गए। बीएपी के राजकुमार रौत जीत गए और बांसवाड़ा सीट से एमआरएलपी के हनुमान बेनीवाल थे, नागौर लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं, ठीक है। तो राजकुमार रौत जो है बांसवाड़ा सीट से विजय हुए हैं और आरएलपी के है हनुमान बेनीवाल, नागौर लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं। तो ये जो सीटें खाली हो गई इनकी जगह अब उपचुनाव करवाए जाएंगे। तो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है केसी वेणुगोपाल, इन्होंने अल्लापुजा यानी केरल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहाँ से सीपीआई एम के एएम आसिफ को हराया इन्होंने, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य राजस्थान से कौन थे जो कि एमपी बने हैं, तो इनका नाम है केसी वेणुगोपाल, ठीक है। इसके बाद में बात करें दल बदलकर आए प्रत्याशियों की जीत हार के बारे में। तो भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे चूरू सांसद राहुल कस्वा तथा आरएलपी से कांग्रेस में आए थे उम्मेदाराम बेनवाल, इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। तो ये दल बदल करने वाले प्रत्याशी है जिन्होंने जीत हासिल की है। पहला नाम है राहुल कस्वा और दूसरा नाम है उम्मेदाराम बेनवाल। तो उम्मेदाराम जी तो आए हैं आरएलपी से कांग्रेस के अंदर और बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं राहुल कस्वा। तो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं प्रहलाद गुंजल है और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इन्होंने हार हासिल की है। तो ये दल बदल वाले हैं प्रत्याशी। सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज किसने की है, तो राजसमंद में जो है महिमा कुमारी मेवाड़, इन्होंने 3.92 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की है, ठीक है, महिमा कुमारी मेवाड़ ने। न्यूनतम मतों के अंतर से किसने जीत हासिल की है, तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर राव राजेंद्र ने न्यूनतम जो है वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को हराया इन्होंने 1615 मतों के अंतर से। अब इसके अंदर सबसे युवा महिला जो चर्चा में रही वो रही कांग्रेस की संजना जाटव। इन्होंने राजस्थान से लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने वाली सबसे युवा महिला और सबसे युवा दलित महिला भी है। तो राजस्थान से लोकसभा में जीत हासिल करने वाली सबसे युवा दलित महिला कौन है या सबसे युवा महिला कौन है, तो ये दोनों ही है संजना जाटव। संजना जाटव ने जो है रामस्वरूप कोहली को हराया है 51,983 मतों के अंतर से, ठीक है। किसको हराया है, रामस्वरूप कोहली को। महिला सांसद की बात करें तो राजस्थान से कुल 3 महिलाएं 18वीं लोकसभा में पहुंची है, ठीक है। तो एक है बीजेपी की मंजू शर्मा, जयपुर शहर से पहुंची है। भाजपा की महिमा सिंह है, ये मेवाड़ राजसमंद सीट से पहुंची है। और कांग्रेस की संजना जाटव है, ये भरतपुर की सीट से लोकसभा में एमपी बनकर पहुंची है। तो 25 में से 3 है महिलाएं। केंद्र सरकार में मंत्रियों के परिणाम, इनकी बात करें तो राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव, इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये केंद्र सरकार में मंत्री थे और इन्होंने जीत हासिल की है। कौन कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है और भूपेंद्र यादव है। इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रहे भाजपा प्रत्याशी है कैलाश चौधरी, इनको बाड़मेर लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे के पुत्र है दुष्यंत सिंह, इन्होंने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव हार गए हैं, वैभव गहलोत, और जालोर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन्हें जो हराया है वो भाजपा के लुम्बाराम चौधरी ने हराया है, ठीक है। मतदान के प्रतिशत की बात करें तो राज्य में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर संपन्न मतदान के अंदर कुल मतदान हुआ 58.28%। पोस्टल बैलेट के माध्यम से हुआ 0.64% मतदान। दूसरे चरण के तहत 13 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर मतदान हुआ और इसके अंदर हुआ 65.52% मतदान, ठीक है।
इसमें ईवीएम के माध्यम से 65.03% और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.49% मतदान हुआ है। राजस्थान के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। तो 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है पुरुषों के मुकाबले। इसमें दूसरे चरण वाले 5 है और पहले चरण वाले 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। तो जैसे चूरू क्षेत्र है तो चूरू में महिलाओं का परसेंट रहा 63.71% और पुरुषों का रहा 63.51। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और पाली इसके अंदर महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है। इसके अलावा जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद, तो ये 4 और 4 8, तो इसके अंदर जो है महिलाओं ने वोटिंग ज़्यादा की है 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर। तो ये याद रखिए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। अब विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ये शामिल हो गए थे बीजेपी, कांग्रेस को छोड़ा था इन्होंने, बीजेपी में शामिल हो गए थे। और बागेदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ 26 अप्रैल 2024 को। इसकी बात करें तो बीएपी, यहाँ पर भी बीएपी के जयकृष्ण पटेल ने जीत हासिल की है। ठीक है, भारत आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल है, इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। जयकृष्ण पटेल ने इस सीट पर भाजपा के है सुभाष तंबोलिया, ठीक है, सुभाष तंबालिया को हराया है 51,000 वोटों से, 51,434 वोटों से हराया है। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के लिए संपन्न इस उपचुनाव में मतदान परसेंट रहा 77.50%। तो याद रखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, सीट खाली हो गई थी बागीदोरा विधानसभा सीट। इस पर उपचुनाव हुए 26 अप्रैल 2024 को। बीएपी के जयकृष्ण पटेल इसमें जीते हैं, हराया किसको है? सुभाष तंबालिया को। नेक्स्ट, राजस्थान के 4 सांसदों को मिला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर स्थान, तो 18वीं लोकसभा के अंदर। तो तीसरी बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है, एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, कितने सदस्य हैं मंत्रिपरिषद के अंदर? 72 सदस्य। ठीक है, प्रधानमंत्री भी है तो 71 + 1 हो गए। नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान के 4 सांसदों को स्थान मिला है। ठीक है, जोधपुर सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर के सांसद है भूपेंद्र यादव, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो दोनों याद रखिए, ये कैबिनेट मंत्री है, एक तो है गजेंद्र सिंह शेखावत और एक है अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव। बीकानेर सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और अजमेर सांसद है भागीरथ चौधरी, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो 2 अन्य मंत्री है, अर्जुन राम मेघवाल कहाँ से है? ये सांसद बीकानेर से, इनको बनाया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और अजमेर से सांसद है भागीरथ चौधरी, इनको बनाया गया है राज्य मंत्री। तो पिछली सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह शेखावत को जो है जल शक्ति मंत्री थे, भूपेंद्र यादव थे श्रम रोजगार मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री थे और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं पिछले वाले कार्यकाल के अंदर। भागीरथ चौधरी जो है इनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी का संबंध पूछे तो कहाँ से है? अजमेर से ये सांसद है। तो इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत को कला, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है गंगाराम मूलचंदानी, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? गंगाराम मूलचंदानी। तो राज्यपाल है हमारे कलराज मिश्र, इन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश है गंगाराम मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है 27 जून को। उन्होंने अपना कार्यभार 28 जून को ग्रहण किया है। तो गंगाराम मूलचंदानी बने हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। पूर्व आईपीएस अधिकारी है अशोक गुप्ता, इनको आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद से जस्टिस रामचंद्र झाला राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदासीन थे। रामचंद्र झाला थे कार्यवाहक और इनकी जगह लिए गंगाराम जी ने। ठीक है, तो राज्यपाल ने दोनों पदों पर नियुक्ति राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, अधिनियम संरक्षण 2019 के द्वारा संशोधित की धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी नियुक्ति की है। तो गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष बने हैं और अशोक गुप्ता इसके सदस्य बने हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, तो इसकी मैक्सिमम एज रहती है 70 साल तक इसका अध्यक्ष बना रहता है, या फिर 3 साल, या तो 3 साल हो या 70 साल जो भी पहले हो, तब तक वो अध्यक्ष पद पर बना रहता है। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की थी, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार एक पूर्वकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अंदर एक तो होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं सदस्य। ठीक है, तो ये जो है गठित की गई थी 18 जनवरी 1999 को। अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों के साथ राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जो है क्रियाशील कब से हुआ है? ये क्रियाशील हुआ है मार्च 2000 से। तो अधिसूचना 1999 में जारी की गई और क्रियाशील हुआ है मार्च 2000 से। मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी और इसका जो है कार्यकाल 23 मार्च 2000 से लेके 11 अगस्त 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। तो जो इसकी अध्यक्ष थी पहली, वो कौन थी? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। तो ये भी नाम याद रखिए। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के अंदर उपचुनाव 31। तो इसके अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में गत जो 31 दिसंबर तक रिक्त हुए पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उपचुनाव अब करवाए जाएंगे। तो उपचुनाव कार्यक्रम जारी किया गया 7 जून 2024 को। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। तो इनका नाम भी याद रखिए, राज्य के निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? तो मधुकर गुप्ता है। इन्होंने जानकारी दी है कि रिक्तियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के 47 जिलों में 6 जिला परिषद सदस्य और 22 पंचायत समिति सदस्य, 40 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद, इसके अलावा 37 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच, 325 वार्ड पंच और नगरीय निकायों में 11 जिलों के 15 नगरीय निकायों में 11 वार्ड पार्षद हो गए, 2 अध्यक्ष हो गए, 1 उपाध्यक्ष हो गए, सभापति उपसभापति के उपचुनाव करवाए जाएंगे। और ये जो है मतदान होगा इसमें 30 जून 2024 से। तो याद रखिए, ये पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के अंदर उपचुनाव कब से जो है ये स्टार्ट हुए हैं? 30 जून 2024 से। नेक्स्ट, दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी। इनको राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी को यह सम्मान वर्ष 2025 में पटवा इंटरनेशनल के द्वारा बर्लिन जर्मनी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन के अंदर दिया जाएगा। तो जर्मनी के अंदर अवार्ड मिलेगा किसको? ये मिलेगा हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट, राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो दिया कुमारी के अलावा राजस्थान टूरिज्म को वर्ष 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेस के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार भी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर संगठन है पटवा की ओर से ITB बर्लिन के अंदर वर्ष 2025 में दिया जाएगा। तो दोनों अवार्ड पर्यटन को मिले हैं। पहला दिया कुमारी जी को दिया जाएगा मिनिस्टर, और दूसरा राजस्थान को दिया जाएगा डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड बर्लिन के अंदर ये दिए जाएंगे। वर्ष 2023 के अंदर राज्य पर्यटन विभाग ने जर्मनी और यूरोप के ट्रैवल एजेंट्स के सामने राजस्थान के रॉयल एक्सपीरियंसेस एवं पर्यटन उत्पादों की बेहतरीन ब्रांडिंग भी की थी।
वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में आने वाले जो विदेशी सैलानी हैं इनकी संख्या में 328.52% की वृद्धि हुई है और घरेलू पर्यटकों की संख्या में 65% की वृद्धि हुई है। 2023 में राजस्थान घूमने वाले जो है पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी? ये थी 18.8 करोड़ थी। तो याद रखिए ये डाटा भी कि विदेशी पर्यटक कितने घूमने आते हैं, तो 18.8 करोड़ लोग घूमने आए थे 2023 में। नेक्स्ट, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को मिला है ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप अवार्ड। किसको मिला है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, आरएमएससी। ठीक है, इसको प्रतिष्ठित ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से 22 जून 2024 को सम्मानित किया गया है। आरएमएससी को यह पुरस्कार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नेतृत्व श्रेणी के अंदर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कौन सी श्रेणी के अंदर प्रदान किया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नेतृत्व की श्रेणी में। यह पुरस्कार जो है आरएमएससी की परियोजना बायोमेडिकल उपकरण आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना एक डिजिटल दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आरएमएससी को दिया गया है ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप अवार्ड। नवीन महाजन होंगे राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे? नवीन महाजन। तो इनका नाम याद रखिए। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है नवीन महाजन, इनको राजस्थान का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह नियुक्ति कब प्रदान की है? 19 जून 2024 को। किसका स्थान लेंगे ये लेंगे प्रवीण गुप्ता का स्थान। मूल रूप से राजस्थान के जालंधर के रहने वाले हैं महाजन। वर्तमान में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष है और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत है। जल संसाधन विभाग के सचिव है। पीडब्ल्यूडी में प्रमुख सचिव चूरू, जोधपुर और अन्य जिलों के अंदर ये कलेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो नवीन महाजन क्या होंगे? अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है सोरसन बारां के अंदर बनेगा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर। तो बारां जिले के अंतर तहसील के सोरसन वन क्षेत्र के अंदर दुर्लभ पक्षी है खरमोर। इसके लिए एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है और ये प्रदेश का जो है दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर होगा। तो खरमोर ब्रीडिंग सेंटर दूसरा, पहला कहाँ है? पहला है अजमेर के अंदर, दूसरा बन रहा है कहाँ पर? सोरसेन बारां के अंदर। सोरसेन में खरमोर के ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहाँ अजमेर से खरमोर को ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लगभग 33 करोड़ की लागत से 25 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। तो सोरसेन बारां के अंदर ये प्रोजेक्ट लग रहा है। खरमोर पक्षी को इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है ये, जो कि विलुप्ति की कगार पर है। खरमोर को मरुधरा में मानसून से पहले बारिश का अग्रदूत माना जाता है। कहा जाता है कि मानसून की बारिश से ठीक 7-8 दिन पहले खरमोर नजर आने लगता है। तो ये एक पक्षी है जो मानसून से पहले नजर आता है। नेक्स्ट है पूंगल, छत्तरगढ़ और भडला में लगेंगे 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट। कहाँ कहाँ पर लगेंगे? पूंगल, छत्तरगढ़ और भडला। तो पश्चिमी राजस्थान का पूंगल, छत्तरगढ़ और भडला में 4 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे और इनसे बिजली कितनी उत्पन्न होगी? 2950 मेगावाट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। तो बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट के 2 लगेंगे और 450 मेगावाट का 1 सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। 1000 मेगावाट सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सुरासर में और बढ़ावताला में तथा 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना के लिए छत्तरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में भूमि आवंटित की गई है। तो बीकानेर के अंदर 3 लगेंगे। फलौदी जिले की बाप तहसील के ग्राम भडला के अंदर 500 मेगावाट का 1 सोलर पार्क लगेगा। ठीक है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को जो है 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। फलौदी में स्थित भडला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो वही है भडला सोलर पार्क। उपयुक्त सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय केंद्र सरकार की सौर पार्क योजना के अंतर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे।
तो राजस्थान एक और जो है महत्वपूर्ण है, 10 मार्च 2024 को एमओयू किया गया था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मध्य 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाओं के लिए, 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए और संयुक्त उपक्रम के तहत स्थापित करने के लिए 1.50 लाख करोड़ के एमओयू किए गए थे। ठीक है, तो 1.50 लाख करोड़ के एमओयू किए गए थे 10 मार्च 2024 को, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट 2026। तो राजस्थान के अंदर इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जो है 5 फरवरी 2026 को किया जाएगा। राजस्थान में किया जाएगा ये इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन। प्रदेश में पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स यानी सीडोस, इसके माध्यम से 2 वर्ष में जो है इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाता है। तो हर दूसरे वर्ष किया जाता है। अब 2026 में 5 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रीको को भीलवाड़ा जिले के अंदर नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, अब जो है राजस्व विभाग भीलवाड़ा जिले की तहसील हुरडा स्थित राजस्व ग्राम रूपाहेली, चतरपुरा, सुल्तानपुरा, बड़ला, इसके अंदर 214 हेक्टेयर भूमि रीको को आवंटित करेगा। तो भीलवाड़ा के अंदर बनेगा टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट है कृषक उपहार योजना। तो कृषि विपणन विभाग के द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत राज्य किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी 12 जून 2024 को निकाली गई है कृषक उपहार योजना के लिए। और इस योजना के तहत कृषि उपज मंडी कोटा के कृषक हैं मंजीत पाल, इनको 2.5 लाख का पहला पुरस्कार दिया गया। हनुमानगढ़ मंडी के कृषक है शाह मोहम्मद को 1.5 लाख का। और तीसरा पुरस्कार उदयपुर मंडी के किसान हैं प्रभुलाल, इनको 1 लाख का तीसरा पुरस्कार दिया गया है लॉटरी के अंदर। तो कृषक उपहार योजना के बारे में है, तो कृषि विभाग और द्वारा कृषकों के लिए कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करने और ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने और कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से कृषक उपहार योजना लागू की गई है। तो कृषक उपहार योजना क्यों लागू की गई है? ताकि ई नाम को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ई नाम के माध्यम से विक्रय करे, जो कृषक है वो ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान करे और अपनी जो उपज है उसका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले, इसके लिए ये कृषक उपहार योजना है। और ये कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से ये स्टार्ट की गई थी। योजना के तहत मंडी स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला पुरस्कार 25,000 रुपये, दूसरा 15,000 रुपये, तीसरा 10,000 रुपये। खंड स्तर पर जो है प्रत्येक 6 माह के अंदर भी 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार 50,000 रुपये, दूसरा 30,000 रुपये और तीसरा है 20,000 रुपये इसके अंदर दिए जाते हैं। राज्य स्तर के अंदर 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपये इसके अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, इन्होंने राजस्थान विधानसभा ई बुलेटिन का लोकार्पण किया 8 जून 2024 को। और राजस्थान विधानसभा में जो है यह प्रयास पहली बार हुआ है। बुलेटिन का पहला अंक शुक्रवार 7 जून को जारी किया गया है। पहले अंक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सर्वसम्मति से सभी दलों के द्वारा निर्विरोध निर्वाचन के पश्चात उनके द्वारा किए गए नवाचारों की श्रृंखला का प्रकाशन किया गया। विधानसभा के साप्ताहिक ई बुलेटिन में विधानसभा क्षेत्रों की विकास यात्राओं पर आधारित सफलताओं की कहानियों का प्रकाशन किया जाएगा। तो विधानसभा ई बुलेटिन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रामधनुष और हनुमान गदा। तो सनातन सेवा संस्थान है शिवगंज की ओर से पंच धातु से निर्मित है 1100 kg इसके रामधनुष, यानी ये है 33 फुट लंबा और ये है 26 फुट ऊंचा और 1600 kg का है 26 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी हनुमान गदा जो है इसको अयोध्या के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो किसकी ओर से किया जाएगा? ये सनातन सेवा संस्थान शिवगंज की तरफ से। इसका निर्माण जो है सुमेरपुर पाली के कैलाश सुतार और हितेश सोनी ने किया है। किसने किया है? कैलाश सुतार और हितेश सोनी ने। नेक्स्ट है एशियन मल्लखंब चैंपियनशिप। तो एशियन मल्लखंब चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत को मिली है।
यह चैंपियनशिप दिसंबर 2024 के अंदर राजस्थान के भरतपुर में आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी? दिसंबर 2024 में भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में 173 गिद्ध पाए गए हैं। तो जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र, इसके अंदर इस बार वैशाख पूर्णिमा पर की गई वन्यजीव गणना में कुल 173 गिद्ध दिखाई दिए हैं। इस संख्या में 2 वर्ष पहले की गई गणना से 31 अधिक है। इस समय इस क्षेत्र में 142 गिद्ध गिने गए थे, ठीक है, तो अब 31 ज़्यादा गिद्ध देखे गए हैं। वर्तमान गणना में दिखाई दिए गिद्धों में IUCN के द्वारा अति संकटग्रस्त प्रजाति में सूचीबद्ध किए गए 9 रेड हेडेड गिद्ध भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अन्य गिद्धों की प्रजातियों में इंडियन लॉन्ग बिल्ट है, वाइट रैम्पेड है और इजिप्शियन वल्चर, ये दिखे हैं। इस बार की गई गणना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात गोडावण की पूर्व की तुलना में अधिक नजर आए हैं। तो पहले नजर आए थे 142 और अब नजर आए हैं 173 गिद्ध। नेक्स्ट है RS राठौड़ समिति के बारे में। तो प्रदेश के अंदर एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए राजस्थान ने समिति का गठन किया 29 जून 2024 को, और इसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश RS राठौड़ ये करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एकल पट्टा प्रकरण में हुई अनियमितताओं पर न्यायालय के जो है प्रकरण वापस लेने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। तो एकल पट्टा प्रकरण के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है RS राठौड़ जी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। तो राजस्थान में सरकारी सेवा में जो चयनित कार्मिक है इनको सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र देने की नई पहल के तहत जो है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन जयपुर के मानसरोवर के अंदर 29 जून 2024 को ये रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है। 29 जून 2024 को तो जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर स्कूल स्थित ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय जो है समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5000 कार्मिक जो नियुक्त हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दिए सामूहिक रूप से बुलाकर। नेक्स्ट है MNIT। तो जयपुर स्थित है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने 3 मंजिला इमारत पर 2 बार भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है जून 2024 में। MNIT जो है देश का पहला शैक्षणिक संस्थान है जिसने सफलतापूर्वक जो है ये परीक्षण पूरा किया है। पुणे में स्थित है बीजी सिरके कंपनी। इन्होंने प्री कास्ट स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम टेक्नोलॉजी से तैयार बिल्डिंग का टेस्ट करवाया है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ने MNIT में नेशनल अर्थक्वेक टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना की है। नेक्स्ट है तरंग शक्ति। तो भारतीय वायुसेना का जो है इसके द्वारा पहली बार बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति। तो ध्यान रखिए ये तरंग शक्ति क्या है? भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है ये, और अगस्त 2024 के अंदर जोधपुर में ये आयोजित किया जाएगा। 2 चरणों के इस अभ्यास की शुरुआत दक्षिण भारत के एयरबेस से होगी। अगस्त के मध्य से सितंबर के मध्य यह अभ्यास जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास किसका है? भारतीय वायुसेना का। तो जोधपुर के अंदर लगभग अगस्त में यह आयोजित किया जाएगा। ये जो युद्धाभ्यास है उसके अंदर क्वाड देश है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप की 3 बड़ी सेनाएं हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फाइटर जेट इसके अंदर भाग लेंगे। यह अभ्यास अमेरिका के रेड फ्लैग वार गेम के स्तर का होगा जिसमें नाटो देश हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व ऊंट दिवस। तो राजस्थान में बीकानेर के राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया 22 जून 2024 को, और इस दिन मनाया जाता है विश्व ऊंट दिवस। तो विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस पर अलवर जिले में रेबारी राय का देवासी समाज की ओर से गौरव दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमरेड्स वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो वर्ष 2024 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कैमरेड्स जो है ईयर है 2024। नेक्स्ट है ML गर्ग। तो पाली जिले के नाडोल के निकट नीपल गांव के मूल निवासी है मोहनलाल गर्ग, ML गर्ग। इनको सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर का जो है महानिरीक्षक IG की कमान सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? ML गर्ग को। और इन्होंने जून 2024 में अपना पद संभाला है, और इसमें इन्होंने स्थान लिया है, वर्तमान IG है मकरंद देउस्कर, इनका स्थान लिया है। और
जिन्हें आईजी गुवाहाटी फ्रंटियर का पद दिया गया है। तो मकरंद देउस्कर को दिया गया है आईजी गुवाहाटी फ्रंटियर का पद। और हमारे राजस्थान में जो है बॉर्डर जो है सीमा सुरक्षा बल राजस्थान के फ्रंटियर का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है एमएल गर्ग को। नेक्स्ट 1987 में सहायक कमांडेंट के रूप में बीएसएफ में शामिल हुए गर्ग ने अपनी 36 साल की सेवा के दौरान पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा प्रबंधन और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है माया बिश्नोई। माया बिश्नोई जो है दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो भारतीय महिला का हिस्सा रही है बीकानेर की माया बिश्नोई। इन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो रजत पदक जीता है। ठीक है, बीकानेर की है माया बिश्नोई, ये याद रखिए। नेक्स्ट है जसवंत सिंह राठौर जी। ये आरपीएससी के अध्यक्ष थे और इनका निधन हो गया 2 जून 2024 को जयपुर के अंदर। पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। इनके कार्यकाल में जसवंत राठी को अक्टूबर 2020 में आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था और इनका अभी निधन हो गया है। आरपीएससी सदस्य रहने के दौरान जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक चेयरमैन भी रहे थे और उनको चेयरमैन का दायित्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ का कार्यकाल पूरा होने पर मिला था। नेक्स्ट है नज़र सिटीजन ऐप। तो जयपुर शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर पुलिस ने जो है एक नया ऐप बनाया है, नज़र सिटीजन ऐप। ये किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जयपुर पुलिस के द्वारा, इतना याद रखना है। जयपुर शहर के मकान और दुकान मालिकों के लिए लॉन्च किए गए इस ऐप में यूजर्स जो है अपने परिवार के साथ किराएदारों, पीजी में रहने वाले लोग, अपने ड्राइवर, नौकरों की भी डिटेल इसके अंदर डाल सकेंगे, जिन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। इस ऐप के माध्यम से पुलिस के पास डोमेस्टिक हेल्पर से लेकर किराएदारों की पूरी जानकारी रहेगी, जिससे क्राइम होने के बाद अपराधियों तक पहुंचने में लगने वाला जो है समय वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सीतामाता जंगल में शैलचित्र मिले हैं। तो पर्यावरण प्रेमी मंगल मेहता ने प्रतापगढ़ जिले के सीतामाता के जंगल की गुफाओं में शैलचित्र की 40,000 से लेके 1,000 साल तक की पुरानी आदि मानव की गुफाएं और चित्रकला की 10 अलग अलग जगहों की खोज की है। इन गुफाओं में उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव विकास के शैलचित्र इसके अंदर पाए गए हैं। यहाँ पर पाए गए जो शैलचित्र है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलचित्र उत्तराखंड के लाखों दया के शैलचित्रों से मेल खाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतापगढ़ के अंदर मिले हैं ये जो है पुराने जो प्राचीन काल के जो है आदिमानव की गुफाएं और चित्रकला की अलग अलग जगह की खोज की गई है। किसके द्वारा? मंगल मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है विजय वर्मा। तो जवाहर कला केंद्र के पहले महानिदेशक और भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं विजय वर्मा। इनका भी निधन हो गया। ठीक है, ये जवाहर कला केंद्र के पहले महानिदेशक थे और ये जो है आईएएस भी थे विजय वर्मा। इनकी प्रसिद्ध कृति है लोकावलोकन। इन पर इन्हें के बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार भी दिया गया था विजय वर्मा को। नेक्स्ट है वृक्ष मित्र सम्मान। तो श्री कल्पतरु संस्थान के द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया 16 जून 2024 को जयपुर के अंदर। ठीक है, कलराज मिश्र के द्वारा वृक्ष मित्रों को इसके अंदर सम्मानित किया गया। तो संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने वाली उमा व्यास को सम्मानित किया गया है। तो वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक कौन है? उमा व्यास, इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वृक्ष मित्र के रूप में पर्यावरण कार्य करता है केपी कनाल, अशोक थोरात, इसके बाद में गौतमराज शर्मा, श्रीमती रेणु राष्ट्रदीप, संदीप, उषा, अंजू चौधरी, ऋषि, रितेश दुबे को भी इसके अंदर सम्मानित किया गया है। तो आपको उमा व्यास का नाम याद रखना है। राज्यपाल ने परिंदों के लिए परिंदा अभियान का भी शुभारंभ इसके अंदर किया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक वस्तुओं की जानकारी देने हेतु पारितोषिक योजना लॉन्च की गई है। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा नवाचार के रूप में प्रतिबंधित जो है प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय, मतलब इनका आप स्टॉक भी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, इसकी जानकारी देने वाले जो नागरिक है इनके लिए एक इनाम की योजना स्टार्ट की गई है। तो सूचना जो भी देगा उसको 10,000 रुपये का वित्तीय पारितोषिक दिया जाएगा।
नेक्स्ट है अनिल व्यास। तो भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त जो है राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के जून 2024 में संपन्न हुए चुनाव के अंदर शाहपुरा के अनिल व्यास है, इनको अध्यक्ष और रामावतार सिंह जाखड़ को महासचिव जो है चुना गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, ठीक है। तो इसके अंदर चुनाव हुए हैं और इसमें अनिल व्यास है शाहपुरा के, इनको अध्यक्ष बनाया है, और रामावतार सिंह जाखड़ है, इनको महासचिव बनाया है। नेक्स्ट राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि। तो राज्य में मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया 25 जून 2024 को जयपुर के अंदर। कौन सा समारोह था ये? मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बंद की गई है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसको जो है पहले बंद की गई थी, ये 2008 को वापस स्टार्ट किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। इसके तहत जो है लोकतंत्र सेनानी जो है इनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, इनको उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर के द्वारा 27 जून 2024 को सम्मानित किया गया है। ट्रस्ट के द्वारा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, और इसके अलावा मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, इनको भी सम्मान दिया गया है। तो वासुदेव देवनानी सम्मानित हुए हैं किसके द्वारा? स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। तो शहरी क्षेत्र के अंदर जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू की गई है। तो इसके अंदर राजस्थान के 8 शहरों में कुल 500 ई बसों का संचालन किया जाएगा। तो 8 शहर कौन कौन से हैं जिसमें ई बस चलेगी? तो ये है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर। नेक्स्ट है राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद। तो भजनलाल शर्मा ने जो है राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद के अंदर सदस्यों का मनोनयन 21 जून 2024 को किया है। तो राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायक गणों को इसके अंदर सदस्य बनाया गया है। परिषद में मनोनीत सदस्य कौन है? महेंद्रपाल मीणा है, हंसराज मीणा, राजेंद्र मीणा, रामविलास है, इसके अलावा समाराम, प्रताप लाल भील, फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, महेश मीणा, शंकरलाल डेचा, कैलाश चंद्र मीणा, हेमंत मीणा, गोपीचंद मीणा और ललित मीणा। तो ये जो है राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद के अंदर 14 जो है विधायक गणों को इसके अंदर सदस्य बनाया गया है। तो गैर सरकारी सदस्य इसके अंदर मनोनीत किया गया है पुष्कर तेली को। तो ये थे राजस्थान के करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।